हरप्रीत कक्कड़ लतिका रॉय फाउंडेशन की ओर से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप अपने परिवार सहित स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आज जिस प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। और हम जिस प्रकार से वर्तमान स्थिति में महामारी का सामना कर रहे हैं और हमारे जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आए हैं, उसको देखते हुए हमें यह महसूस होता है कि मानसिक स्वास्थ्य की हमारे जीवन में क्या अहमियत है और यह किस प्रकार से हमारी जीवन शैली में प्रभाव डालता है। और आज का हमारा विषय भी इसी से संबंधित है। मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर सौमित्र पठारे का। यह एक सलाहकार मनोचिकित्सक हैं और सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ लॉ एंड पॉलिसी के डायरेक्टर हैं। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 का ड्राफ्ट तैयार करने में भारत सरकार और अपनी तकनीकी सहायता प्रदान की है। वह अक्टूबर 2014 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त मानसिक स्वास्थ्य नीति के सदस्य भी थे। उन्होंने बहुत से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में भी WHO सलाहकार के रूप में कार्य किया है। इसी से जुड़ी कुछ अन्य बातें भी हैं, जैसे कि उन्हें नए लोगों से मिलना व यात्रा करना पसंद है। पर सत्र में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन है, यदि आपके सत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और समय के अनुसार डॉक्टर सौमित्र पठारे जी आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। ओवर टू डॉक्टर सौमित्र पठारे जी। थैंक यू, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं सबसे पहले आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मेरी हिंदी कुछ खास नहीं है। मैं बम्बई में पढ़ा हूँ और मेरी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है नहीं, तो अगर मेरी हिंदी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो प्लीज माफ कर देना। दूसरी चीज है कि कोई ऐसे शब्द होते हैं जिनके लिए मेरे पास हिंदी में उसका ट्रांसलेशन नहीं है, तो वो मैं इंग्लिश में ही कहूंगा, और अगर हरप्रीत या और कोई उसको ट्रांसलेट कर सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे कोई शब्द है जिनके लिए मुझे तो हिंदी टर्म्स उसके पता नहीं। ठीक है ना? बिल्कुल सर। ओके ओके। तो मैं सोच रहा था एक 15-20 मिनट के लिए बात करूं और आखिरी के 5-10 मिनट आपके कोई सवाल हो या कोई क्लैरिफिकेशन हो तो वो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि आप लोग डिसेबिलिटी के क्षेत्र में ही काम करते हो और मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना था, तो मैं आपसे थोड़ा सा डिसेबिलिटी के बारे में बात करना चाहता था कि यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस की एक कन्वेंशन है जिसको कहते हैं कि CRPD यानी कि कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। और शायद आप लोगों ने उसके बारे में सुना हो, शायद पढ़ा भी हो, लेकिन मैं आपसे डिसेबिलिटी के बारे में शुरुआत में थोड़ा सा बात करना चाहता था। तो अगर मैं आपको पूछूं कि अगर कोई ब्लाइंड व्यक्ति को आप देखेंगे तो आपके मुताबिक उसकी डिसेबिलिटी क्या है? आप जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि मैं सिर्फ आपसे लेक्चर ना करूं बट अपनी थोड़ी सी डिस्कशन जैसे हो जाए। अगर कोई ब्लाइंड व्यक्ति है तो उसकी डिसेबिलिटी क्या है? Anybody can speak up, that's fine. Sir, he cannot see, that is his disability. Okay, he cannot see, that is his disability. और कोई जवाब है? एक जवाब था कि वो देख नहीं सकता इसलिए उनको डिसेबिलिटी है। किसने तो लिखा है कि वो विजुअली इम्पेयर्ड है, और आरती ने लिखा है कि उनको चलने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है। डेली एक्टिविटीज में इंटरप्शन, डेली एक्टिविटीज में इंटरप्शन हो सकता है। अगर मैं पूछूं आपको कोई, अगर आप किसी को देखे जिसको चलने में दिक्कत है, जैसे कि वो व्हीलचेयर में रहता है, तो उनकी डिसेबिलिटी क्या है? अगर किसी को चलने में दिक्कत होती होगी और वो व्हीलचेयर में है तो उनकी डिसेबिलिटी क्या है? sir, disability might be that he cannot walk.
डिसेबिलिटी इज दैट ही कैन नॉट वॉक, चलो वो चल नहीं सकती, ये उनकी डिसेबिलिटी है। तो ये जो आप कह रहे हो ना, ये डिसेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग हमने सालों से सीखी हुई है। हमने सालों से सीखा हुआ है कि जो डिसेबिलिटी रहती है वो उस व्यक्ति के अंदर रहती है। ओके, यहाँ पे किसी ने लिखा ट्राइंग टू क्रॉस एन इंडियन रोड या फिजिकली डिसेबल्ड। तो हम डिसेबिलिटी को कैसे समझते हैं? हम डिसेबिलिटी को इसी तरह समझते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम है, किसी को डिसेबिलिटी है, तो वो डिसेबिलिटी उस व्यक्ति के अंदर है। सही है ना? और इसीलिए फिर हम क्या करते हैं कि उसके लिए कुछ इलाज करना है। और उसका इलाज फिर क्या रहता है? जिस तरह से आप डिसेबिलिटी सोचोगे उस तरह से आप इलाज करोगे। तो आप फिर इलाज क्या सोचते हो कि इलाज उस व्यक्ति पे होना चाहिए। यानी कि अगर वो देख नहीं सकता तो शायद आंखों के डॉक्टरों को पूछ के उनके लिए कुछ कर सकते हैं, या चल नहीं सकता तो उसके लिए शायद सर्जरी करेंगे। तो पूरा पूरा ट्रीटमेंट जो हमारा रहता है वो उस व्यक्ति पे फोकस्ड रहता है, क्योंकि वो डिसेबिलिटी उस व्यक्ति की है। क्या मैं कहूं अगर आपको कि ये गलत है और ये आपकी सोच जो है ये गलत है? क्योंकि मैं आपको एक दूसरी मॉडल और दूसरे कंसेप्चुअलाइजेशन के बारे में बात करना चाहता हूं कि शायद उसकी डिसेबिलिटी, लेट्स टेक द ब्लाइंड पर्सन, उसकी डिसेबिलिटी ये नहीं है कि वो देख नहीं सकता। उसकी डिसेबिलिटी ये है कि हमने ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करी है कि उसके ना देखने से उसको मुश्किल हो जाती है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि अगर आप एनवायरनमेंट चेंज कर दो, हम एक मिनट के लिए ऐसा सोचे कि हम जन्म से ही सब लोग, पूरी पूरी ह्यूमन रेस जन्म से ही अंधे रहते, ठीक है? हमें किसी को आंख ही नहीं है। तो हम किस तरह की दुनिया तैयार करते थे? हम ऐसी दुनिया क्रिएट करते क्या कि जहां पे अगर आप देख नहीं सकते हो तो कुछ नहीं कर सकते? हम ऐसी दुनिया नहीं क्रिएट करते ना। हम ऐसी दुनिया क्रिएट करते जहां पे ना देख सको तो भी पूरी तरह सब कुछ कर सकते हो आप। और फिर वहां पे जो देख सकता है ना वो डिसेबल्ड हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया ही ऐसी क्रिएट की होगी कि वो जिसको दिखता है उसको फिर कुछ फायदा नहीं है उसका। तो मैं कहना चाहता हूं आपको कि डिसेबिलिटी जो है ना, डिसेबिलिटी आदमी के अंदर नहीं है, डिसेबिलिटी हमारे एनवायरनमेंट में है। डिसेबिलिटी जो क्रिएट करी जाती है वो एनवायरनमेंट क्रिएट करती है डिसेबिलिटी। और फिर उसके लिए इलाज जो करना है हमको, वो कहाँ इलाज करेंगे? उस आदमी पे इलाज करके कोई फायदा नहीं होगा ना। अगर डिसेबिलिटी एनवायरनमेंट में से आ रही है तो आदमी पे इलाज करके आप क्या करोगे? इलाज आपको फिर एनवायरनमेंट पे करना है। तो आप समझिए कि अगर हमारा हमारा समाज और हमारी सोसाइटी इस तरह अरेंज हुई होती कि जहां पे अगर आप डिसेबल्ड भी हो, यानी कि अगर आपको कोई इम्पेयरमेंट हो, जिसको हम इम्पेयरमेंट कहते हैं कि आप देख नहीं सकते, ये फिजिकल इम्पेयरमेंट है। आपको अगर इम्पेयरमेंट हो फिर भी आप डिसेबल्ड नहीं रहोगे। अगर हम ऐसी दुनिया क्रिएट कर सकते थे जहां पे अगर आप देख भी नहीं सकते तो बाकी जो देखने वाले लोग हैं वो जो कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हो, तो फिर डिसेबिलिटी रहेगी नहीं। तो डिसेबिलिटी क्यों रहती है? तो डिसेबिलिटी हमारे एनवायरनमेंट में से आती है। जैसे अभी ये आदमी जो हम बोल रहे थे जो व्हील चेयर पे है और चल नहीं सकता, उसकी डिसेबिलिटी क्यों आती है? क्योंकि आपकी व्हील चेयर बहुत जगह जा नहीं सकती, इसीलिए फिर उसको एक्सक्लूजन हो जाता है। इसीलिए फिर वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हर चीज में जिस चीज में आप और मैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसी दुनिया क्रिएट करें जहां पे बस पैदल चल के ही नहीं बट व्हील चेयर वाले भी उसी जगह उसी तरह से जा सके जैसे आप और मैं जा सकते हैं, तो फिर उनको कोई डिसेबिलिटी नहीं रहेगी। डिसेबिलिटी तो आती है क्योंकि एक्सक्लूजन की वजह से आती है। तो ये जो मॉडल मैं आपको पेश करना चाहता हूँ, ये कोई मेरा मॉडल नहीं है, ये पुराना मॉडल है, इसके बारे में लोगों ने लिखा है। इसे सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी कहते हैं। और हम सब लोग हमारी ट्रेनिंग में जो सीखते हैं वो मेडिकल मॉडल सीखते हैं। मेडिकल मॉडल में क्या है कि डिसेबिलिटी उस व्यक्ति के अंदर है, उस व्यक्ति पे ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। सोशल मॉडल कहता है कि डिसेबिलिटी व्यक्ति के बाहर है और व्यक्ति के बाहर वाली डिसेबिलिटी जो है उसको बाहर से ही ट्रीट करना चाहिए।
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अगर आपको विचार अपनी बदलनी है, कि अगर आप डिसेबिलिटी को अंदर से ना देखो उस व्यक्ति के, बट व्यक्ति के बाहर से देखो। तो चलिए अगर ये मॉडल हम मेंटल हेल्थ को अप्लाई करिए, तो मेंटल हेल्थ को अप्लाई करिए या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को अप्लाई करिए जहां पे आप लोग काम करते हैं, तो इसमें आप कैसे रिफ्रेम करोगे? सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी लेके अब आप मुझे बताइए कि मेंटल इलनेस में या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में डिसेबिलिटी व्यक्ति के अंदर नहीं है, डिसेबिलिटी व्यक्ति के बाहर है, ये आप कैसे कैसे बता सकोगे? क्योंकि जैसे कोई आदमी ब्लाइंड हो या चल नहीं सकता हो, तो वो तो एनवायरमेंटल चेंजेस आपको करने हैं, जैसे रैम्प बनाइए, ब्रेल लगाइए सब जगह। अगर आपको मेंटल इलनेस को भी सोशल मॉडल से देखना है, या फिर आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी को भी सोशल मॉडल से देखना है, तो आप कैसे देख पाओगे? So what I think is, sir, problem is not within the person with disability, but in the environment that fails to accommodate person with disability. So some person with disabilities are unnecessarily isolated. They have, like, our environment, our society, we have made such kind of infrastructure or administration or administered them so that they cannot approach to what we and what the environment in which we live. Also, sir, it excludes it excludes and it do not include disabled persons, and it excludes their participation also. Yeah, I agree with you on all of that, but you're not telling me. मुझे practically बताइए, tell me practically कि जैसे मैंने कहा कि हाँ, कि फिजिकल डिसेबिलिटी में अगर आपको सोशल मॉडल से देखना है तो आप एनवायरनमेंट की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा ब्रेल के फीचर्स होने चाहिए सब जगह, रैंप होने चाहिए सब जगह, ये सब एनवायरमेंटल बैरियर्स जो है वो फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए लॉजिकल है। अब मेंटल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में फिजिकल बैरियर से तो कोई फायदा नहीं होगा। आप रैम्प बनाएंगे सब जगह, आप ब्रेल लगाएंगे सब जगह, तो फिर वो उनकी डिसेबिलिटी तो दूर नहीं होगी। तो अगर आपको मेंटल डिसेबिलिटी और आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बैरियर्स को एड्रेस करना है, तो वो कौन से बैरियर्स है जिसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा? Sir, we can create awareness programs among all so that they have a compassionate behavior towards the person facing the problem, the disability. So you're telling me, आप मुझे जो कह रहे हो वो मैं कहूंगा कि ये तो चैरिटी है, ये चैरिटेबल अप्रोच है, अच्छी बात है, लेकिन आपने फिर भी मुझे ये नहीं बताया कि ये कौन से बैरियर्स है जिसको आप एड्रेस कर रही हो। गेटिंग क्लोज टू इट, लेकिन आपने मुझे Inclusive education. There somebody is written it here, attitudinal barrier. Attitude. Okay, so what are these attitudinal barriers which cause a disability for people with mental illness or for people with intellectual disabilities? कौन से ये attitudinal मतलब क्या? हरप्रीत, attitudinal को हिंदी में कैसे कहेंगे आप? सर, अगर एटीट्यूडल को एक्सप्लेन करना हो तो कोई भी स्कूल है जो कि ऐसे बच्चों को लेना प्रेफर नहीं करता, सेइंग दैट कि ही इज मेंटली इल, लाइक ये पढ़ नहीं सकता या फिर ये कुछ काम नहीं कर सकता, तो इसको लेने का कोई फायदा ही नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा तो ये एटीट्यूड, सबसे पहले एटीट्यूड का हिंदी में आप नजरिया बदलना, नजरिया बदलना इज चेंजिंग एटीट्यूड, मतलब नजरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारी नजरिया, तो ये एटीट्यूड जो आपके है ये सबसे बड़े बैरियर्स है। और ये क्या है एटीट्यूड्स, क्या है? गिव मी एन एग्जांपल, मेंटल इलनेस के बारे में लोगों के क्या है एटीट्यूड्स? सर, मेरा नाम रिजवान है। जी, पहले जैसे मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 आने से पहले एटीट्यूड क्या था कि इंस्टीट्यूट में रखो, समाज में रहने लायक नहीं है अगर मेंटल इलनेस है। समाज में रहने लायक नहीं है, क्यों समाज में रहने लायक नहीं? ये जो पहले था नजरिया ये, कि क्योंकि उनका बिहेवियर हमसे अलग है,
और Correct. समाज को अलग बिहेवियर पसंद नहीं है, तो वो बैरियर सबसे पहले दूर करना है जो अलग है। तो सबसे पहले ये एक बैरियर आपने अच्छा बताया कि डिफरेंस, मतलब सब एक तरीके नहीं है और जो अलग है ये एक एटीट्यूडनल बैरियर है कि जो हमारे जैसा नहीं है उसको हम अलग कर देते हैं। और क्या बैरियर्स है? सर ये the आपके another barrier can be कि सर इन लोगों को बहुत ज्यादा लेबल किया जाता है कि ये पागल है, so they like they are labeled while they walk. पागल है मतलब क्या है? लेकिन पागल है तो क्या हो गया Sir, पागल? their मैं भी understanding पागल, of लोग things, मुझे भी पागल कहते हैं, लेकिन sir, they don't make their me to feel it. understanding of things is a bit different from the way we understand them. And लोग ये चीज समझ नहीं पाते क्योंकि वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, सर they are labeling them as they are पागल. So what I'm trying to get at, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेंटल इलनेस के बारे में, जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है या जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है, सबा ने बहुत अच्छा डाला है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं कर सकते, दे कांट कम्युनिकेट विद सोसाइटी, सुषमा ने कहा है। तो ये सब एटीट्यूड्स है, करेक्ट, कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले सकते, वो खुद के लिए कुछ निर्णय नहीं ले सकते, वो सोच नहीं सकते, उनको कुछ कॉम्प्लिकेटेड सोच आप बताओ तो वो सोच नहीं सकेंगे, वो अपने विचार सही से दे नहीं सकते, वो लेजी होते हैं, वो काम नहीं कर पाते, उनको आप सिखाओ तो भी वो सीख नहीं सकते। सो दीज आर ऑल द एटीट्यूडनल बैरियर्स, ठीक है। और एक एटीट्यूडनल बैरियर क्या है? दे कैन नॉट मेक देयर ओन डिसीजंस, कि वो वायलेंट होते हैं, ठीक है ना। ये एक और एटीट्यूडनल विषय है कि मेंटली इल हो या फिर कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले एडल्ट हो तो वो वायलेंट होते हैं, वो जल्दी से किसी को मार देंगे। तो ये सब एटीट्यूडनल बैरियर्स जो है ना, ये डिसेबिलिटी क्रिएट करते हैं, नॉट देयर मेंटल इलनेस। उनके मेंटल इलनेस से डिसेबिलिटी नहीं होती, उनकी डिसेबिलिटी इस वजह से होती है कि हमारे समाज में और हमारे मन में इनके बारे में ये जो एटीट्यूडनल बैरियर्स है, तो ये एटीट्यूडनल बैरियर्स निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये एटीट्यूडनल बैरियर्स निकालने के लिए सरकारी पॉलिसी और सरकारी लॉज और सरकारी नियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल, अहम रोल कर सकते हैं कि वो इस तरह से क्रिएट करे सिचुएशंस जिससे एटीट्यूडनल बैरियर्स निकल जाए। मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स के लिए बहुत सारी वजह है कि कोई अपने पति से या पत्नी से डिवोर्स कैसे ले सकता है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि डिवोर्स के अलग अलग वजहों में से सिर्फ एक ही वजह ऐसी है जो बीमारी से रिलेटेड है, और वो है स्किज़ोफ्रेनिया। तो हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि अगर आपके पति या पत्नी को स्किज़ोफ्रेनिया हो तो आप डिवोर्स ले सकते हैं, तो आपको डिवोर्स लेने में तो हम आपको डिवोर्स दे देंगे, ठीक है ना। अब 76 में इसमें 4 कंडीशन थे, एपिलेप्सी था, लेप्रोसी था, वेनरल डिजीजेस थे और स्किज़ोफ्रेनिया था। धीरे धीरे करके हमने एपिलेप्सी निकाल दिया, वेनरल डिजीजेस निकाल दिया, अब पिछले साल लेप्रोसी भी निकाल दिया, लेकिन हम स्किज़ोफ्रेनिया नहीं निकालेंगे, हम मेंटल इलनेस नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे फिर? तो ये भी एक एटीट्यूडनल बैरियर है कि अगर आपको मेंटल इलनेस है तो फिर आप शादी ब्याह करके बच्चों का ख्याल नहीं कर सकते। तो ये एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स जो है ना, ये डिसेबिलिटी क्रिएट करते हैं, उनकी इलनेस कोई डिसेबिलिटी नहीं क्रिएट करती। सो डिसेबिलिटी इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। मैं आपको कहना चाहता हूं कि डिसेबिलिटी जो है ये सोसाइटी क्रिएट करती है। उनकी जो फिजिकल इंपेयरमेंट्स है या फिर उनकी बीमारी है वो डिसेबिलिटी नहीं क्रिएट करती, वो तो सिर्फ बीमारी है। आप समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि डिसेबिलिटी हम समाज क्रिएट करते हैं और डिसेबिलिटी निकालने के लिए समाज में चेंज करने की जरूरत है, ना कि उस व्यक्ति में चेंज होने की जरूरत है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एटीट्यूडनल चेंज जो हमको लाना है, और ये एटीट्यूडनल चेंज जो है ना, उसके लिए हमको पॉलिसीज में और लॉज में चेंज लाना है। क्यों लाना है लॉज में चेंज और पॉलिसीज में चेंज? क्योंकि देखिए, जब हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि मेंटल इलनेस होगा या स्किज़ोफ्रेनिया होगा तो आपको डिवोर्स मिल जाएगा, आप डिवोर्स मांग सकते हो,
तो समाज को ये मैसेज क्या देता है? समाज को ये मैसेज देता है कि हाँ, ये लोग इनकॉम्पिटेंट है, ये लोग नहीं कर सकते अपना काम बराबर से, और आप उनको थोड़ा सा अलग से ही ट्रीट करो। तो हमारी जो सरकार है या हमारा जो स्टेट है, ये परपेचुएट करते हैं ये डिसेबिलिटी, ये स्ट्रक्चरली ये डिस्क्रिमिनेशन को परपेचुएट करते रहते हैं। तो इसीलिए कायदों में बदल होना या पॉलिसीज में बदल होना ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप चाहिए उतने अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करिए, लेकिन वो अवेयरनेस प्रोग्राम से कोई फायदा नहीं होगा जब तक हमारे स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन के जो ग्राउंड्स जो है वो नहीं जाएंगे। जब तक हम नहीं कहेंगे कि आपको मेंटल इलनेस है तो आपकी नौकरी नहीं जा सकती, या आपको मेंटल इलनेस है तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज होगी जॉब मिलने में, जब तक हम हमारे कायदों में ये नहीं कहेंगे, जब तक हम हमारे पॉलिसीज में ये नहीं कहेंगे, तब तक दुनिया और हमारा देश और हमारी सोसाइटी इनको थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा कम ही देखते रहेगी। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीपल विद मेंटल इलनेस, अगर उनके हक मिलने चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है कि दे आर ट्रीटेड ऑन एन इक्वल बेसिस विद अदर्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मतलब क्या? इक्वल बेसिस विद एवरीबॉडी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो ये जब तक नहीं होता तब तक हम उनके राइट्स कम रहेगी। और इसीलिए हमारे समाज में फिलहाल कैसे रहता है कि हम जब कैंपेन्स भी करते हैं, हम जब चर्चा भी करते हैं, तो हम किस बात की चर्चा करते हैं? हम चैरिटी की चर्चा करते हैं। हम कहते हैं अरे उनको अच्छी तरह से ट्रीट करो, उनमें कमी है लेकिन उनको आप उनसे चैरिटेबली बिहेव करो। तो मेरा कहना है कि जो डिसेबल्ड लोग है, जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है या मेंटली डिसेबल्ड है या मेंटल इलनेस के जो रोगी है, मरीज है, तो उनको आपकी चैरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी जब उनको उनके हक मिल सकेंगे। अगर उनको उनके हक मिलते हैं तो उनको आपकी चैरिटी की कोई जरूरत नहीं है। आप चैरिटी करते हो क्योंकि आप उनके हक नहीं देते हो, और फिर आप चैरिटी करके खुद को बहुत अच्छा समझ लेते हो कि अरे हम तो उन पे चैरिटी कर रहे हैं। तो उनको आपकी चैरिटी की जरूरत ही नहीं है। अगर उनको उनके हक मिल जाए तो उनको चैरिटी कोई जरूरत नहीं है। हमारे समाज ने उनके लिए कोई चैरिटी करने की जरूरत। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझने की जरूरत है कि उनको उनके हक मिलने चाहिए। उनके हक और मेरे हक और आपके हक में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और ये जब तक हम नहीं करते तब तक हम चैरिटी की बात करेंगे। तो मुझे चैरिटी नहीं पसंद, किसी को किसी ने चैरिटी करनी नहीं चाहिए। किसी को भी चैरिटी की जरूरत नहीं है जब उनके हक उनको मिल सकेंगे। तो ये हक मिलना और लोगों को अपने हक मिलना ये इम्पोर्टेंट है। तो आप कहोगे कि मेंटल इलनेस है, हम उनसे अच्छी तरह बर्ताव नहीं करेंगे। आपको उनकी अच्छी तरह बर्ताव करिए, लेकिन आप सबसे अच्छी तरह बर्ताव करने की जरूरत है। सिर्फ मेंटल इलनेस से क्यों? मेरा कहना इतना ही है कि आप उनको अलग से ना ट्रीट करिए, उनको इक्वली सब लोगों की तरह से ट्रीट करिए। और ऑफ कोर्स उनको कुछ तो वल्नरेबिलिटी है, तो उस वल्नरेबिलिटी को आप ध्यान में रख के उनके लिए एडजस्टमेंट्स करिए। तो ये अगर मैं आपको समझा सकूं कि आपको भी अपने एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है, जितना एटीट्यूड समाज को चेंज करने की जरूरत है, और जितना एटीट्यूड हमारे सरकार को और हमारे पॉलिसीज को और हमारे लॉज को चेंज करने की जरूरत है। और अगर हम ये एटीट्यूड्स चेंज करेंगे तो डिसेबिलिटी चली जाएगी। डिसेबिलिटी नहीं जाएगी कि हम किसी का इलाज करें तो उनकी डिसेबिलिटी चली जाएगी। क्योंकि बहुत सारे मरीज जो मेंटल इलनेस जिनको रहता है, वो इलाज लेते रहते हैं, वो ठीक रहते हैं, लेकिन उनको एक बार वो मेंटल इलनेस का लेबल लग गया तो उनकी डिसेबिलिटी आ जाती है। उनके जॉब पे उनको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उनके मैरिज में उनको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लोग उनकी तरफ अलग से देखते हैं। मतलब जैसे कि आप और मैं चिढ़ जाऊं तो कोई बोलेगा नहीं अरे तुम्हारे शांत हो जाओ, तुम्हारी बीमारी बिगड़ेगी। लेकिन अगर किसी को पहले मेंटल इलनेस हुआ है और वो चिढ़ जाए तो बोलेंगे नहीं नहीं वो तो बीमार है इसलिए कह रहा है, वो ऐसे ध्यान नहीं देंगे।
सो ये जो एटीट्यूड्स हमारे दिमाग में है, इसमें बदल लाने की जरूरत है, ताकि ये डिसेबिलिटी जो हमने क्रिएट करी है, जहाँ पे पीपल विद मेंटल इलनेस कैनॉट पार्टिसिपेट इन एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है और ये निकालने की जरूरत है। मुझे मालूम है मुझे 5 मिनट बचे हैं, तो मैं और नहीं बात करूंगा, मैं बस यहाँ पे रुक जाऊंगा, और आपके सवाल है या फिर आप डिसएग्री करते हो, यू आर फ्री टू डिसएग्री, आप कहोगे नहीं नहीं ये सब गलत है, आप जो कह रहे हो इसमें कोई मतलब नहीं है, बस ये सब शब्द है, तो भी आई एम हैप्पी टू लिसन टू दैट। ओके, नो क्वेश्चंस। इसका मतलब एक ही हो सकता है कि आप टोटली इन डिसएग्रीमेंट हो या टोटली इन एग्रीमेंट हो। सर मैं कुछ पूछना चाहूंगी। हाँ, अभी तक आपने मेंटल इलनेस और डिसेबिलिटी को साथ में लेके बहुत कुछ आया है, लेकिन फिर भी जैसे बच्चे हैं, ये नहीं बोलेंगे कि जो चैलेंज है जिनमें वो नहीं, बच्चों के साथ मेंटल हेल्थ पे उनके किस तरह से हम काम कर सकते हैं और किस तरह से, और अभी हमें पता है कि काफी टाइम से हम घर पर ही हैं, तो हम बड़े तो बहुत सारी चीजों को एक दूसरे के साथ साझा कर लेते हैं, बट बच्चों के साथ, क्योंकि सबके साथ अलग अलग उम्र के बच्चे हैं, तो उसमें हम किस तरह से किन चीजों का थोड़ा ध्यान रख सकते हैं या क्या चीजें उनके साथ शेयर कर सकते हैं? तो मैं आपको थोड़ी सी जनरल बातें सिर्फ कहूंगा, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक जवाब देना और स्पेसिफिक बच्चे के बारे में सोचना भी मुश्किल है, तो मैं आपको थोड़े प्रिंसिपल्स कहूंगा। एक तो पहली चीज तो ये है कि आप बच्चे की उम्र की को ध्यान में रखते हुए आपके बर्ताव में चेंज लाने की जरूरत है। मतलब जैसे कि आप 5 साल के बच्चे के साथ कैसे बात करोगे इस सिचुएशन में, और आप 15 साल के बच्चे के साथ कैसे बात करोगे, इसमें बहुत फर्क है। तो उनकी जितनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसी की उसको ध्यान में रखते हुए आपको उनसे एक्सप्लेनेशंस देने की जरूरत है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज आपको याद रखने की जरूरत है, या माँ बाप को याद रखने की जरूरत है, कि वेरी ऑफ्टन बच्चे एक आईना है। अगर आप स्ट्रेस्ड हो या आप टेंशन हो तो वो बच्चों में दिखाई देगा। आपको कुछ परेशानी होगी तो वो बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो अगर आपके बच्चे परेशान दिख रहे हैं तो आप पहले खुद को भी पूछ लीजिए कि हमको क्या परेशानी है, हमारे बर्ताव से क्या हो रहा है जो हमारा बर्ताव इन बच्चों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये सब खुद को, पेरेंट्स को पूछने की जरूरत है। और इस लॉकडाउन के समय और ये सब जो कोविड के क्राइसिस के समय, पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी स्ट्रेस्ड, उनको भी टेंशन है। और बहुत बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स का टेंशन बच्चों में दिखाई देता है। बच्चे जल्दी से जान लेते हैं। जैसे आप जब स्कूल में थे हरप्रीत, आपको याद रहेगा कि आप स्कूल से घर पे आओगे ना, तो जैसे ही दरवाजा खोल दो तो आपको पता चलता था घर का माहौल क्या है, कोई कुछ बात करने की जरूरत नहीं रहती, बराबर है ना। आप सेंस कर सकते हो, बस अंदर आते ही पता चल जाता था कुछ तो गर्माहट है आज, या फिर सब ठीक है या नहीं है। तो चिल्ड्रन आर एबल टू सेंस दिस काइंड ऑफ बिहेवियर्स। और ये जो है, तो आपको पूछना पड़ेगा कि हम कैसा एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि जिसकी वजह से बच्चों पे इसका असर पड़ रहा है। तीसरी चीज है कि आपको अभी याद रखने की जरूरत है कि ये पीरियड ऐसा है कि जहाँ पे आपने सुना होगा कि डोमेस्टिक अब्यूज के केसेस भी बहुत बढ़े हुए हैं। पिछले कोविड के साल में नेशनल क्राइसिस लाइन ने कहा कि 100% इंक्रीज इन कॉल्स हुए हैं। So domestic abuse cases have gone up, और it is almost likely कि चाइल्ड अब्यूज केसेस हैव आल्सो गॉन अप। फिजिकल वायलेंस भी हो रहा है, फिजिकल एज वेल एज सेक्सुअल वायलेंस भी हो रहा है। तो ये इससे प्रोटेक्ट करने के लिए और इससे बच्चों को सेफ रखने के लिए पेरेंट को बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करना है। ये ब्रॉड जनरल चीजें मैं कह रहा हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। आई विल जस्ट स्टॉप हियर। यहाँ पे और एक जो का क्वेश्चन था अबाउट जी सर, बिल्कुल। जो का क्वेश्चन था कि मेंटल हेल्थ इन चिल्ड्रन, हाउ कैन पेरेंट्स एंड टीचर्स हेल्प किड्स डेवलप रेजिलियंस।
मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्ररी व्यू है जो ये रेजिलियंस इस विषय पे। रेजिलियंस इज ओवररेटेड। मुझे लगता है कि यू नो, इफ आई कैन यूज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, जैसे कि आप अच्छी इमारत बांधो, ठीक है ना, और अच्छी इमारत आप बांधोगे, लेकिन अर्थक्वेक आएगा ना तो वो अच्छी इमारत भी उतनी ही गिर जाएगी, या सुनामी आएगा तो वो अच्छी इमारत भी उतनी ही गिरेगी। तो मुझे लगता है कि हम इग्नोर करते हैं कि सोशल फैक्टर्स जो है, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है, वो इस रेजिलियंस को ओवरकम कर लेते हैं ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स, और उनका इफेक्ट रेजिलियंस से भी बहुत बढ़कर ज्यादा रहता है। और मुझे ये भी डर है कि हम जैसे रेजिलियंस पे और इंडिविजुअल रेजिलियंस पे बात करते रहते हैं, तो हम पूरी जिम्मेदारी उस इंडिविजुअल पे शिफ्ट करते हैं, और बहुत सारी जिम्मेदारी जो है वो एक्चुअली सोसाइटी पे है। Controlling the social factors and changing the social factors which have a huge impact on outcomes, इससे हम रेजिलियंस की बात करके हम डाइवर्ट करते हैं टॉपिक एंड कहते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आप स्ट्रांग होने चाहिए थे, अगर आप स्ट्रांग होगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। बट जैसे हमने अभी सुइसाइड के बारे में एक बहुत बढ़िया पेपर ब्राजील से आया है, जो जिसके बारे में मैंने पहले भी लिखा था, और ये बहुत ह्यूज स्टडी है, 12 साल की स्टडी है, कवरिंग 100 मिलियन पीपल इन ब्राजील, और उन्होंने कैश ट्रांसफर्स वहां पे दिए थे। कैश ट्रांसफर्स आप समझते हो, जैसे हर एक फैमिली को हर महीने एक अमाउंट ऑफ मनी दी जाएगी कि वो उनको बराबर से जीने के लिए they can live a decent life। तो ये कैश ट्रांसफर्स उन्होंने दिए थे, और 12 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने क्या उनको दिखाई दिया कि जिन फैमिलीज को कैश ट्रांसफर्स मिले थे, उन फैमिलीज में सुइसाइड्स की रेट 60% से कम हुई थी पिछले 12 साल में। 60%। अभी एक भी हमारे पास ऐसे सुइसाइड के इंटरवेंशन नहीं है जो इंडिविजुअल इंटरवेंशंस है जिससे सुइसाइड रेट 60% कम हो जाता है। तो मेरा कहना इतना ही है कि हम रेजिलियंस बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सोशल फैक्टर्स को एड्रेस करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा यूजफुल रिजल्ट उसमें से मिल सकता है। Joe, I don't know if I answered your question or you might want to disagree with that. सर मेरा एक सवाल है। हाँ रिजवान। सवाल ये है कि जैसे इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन होता है, हमने भी इस पे काम किया था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए, तो हमें काफी परेशानी आई थी कि ये जो अनसाउंड माइंड का टैग है, और अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वोट भी डालने में प्रॉब्लम है, क्या इससे कुछ सुधार आ सकता है? क्योंकि बिना वोट के तो भारत में सुधार नहीं आ सकता, और केरला हाई कोर्ट का क्लियर कहना है कि अगर आपके नाम के साथ नहीं कहा गया है कि आपको बार्ड किया जाता है वोट डालने से, तो आप वोट डाल सकते हैं। करेक्ट। ये जो बैरियर है अधिकारियों के बीच में, इसको दूर करने के लिए क्या करें? ये आप रिजवान, मैं आपसे पूरा सहमत हूँ कि the absence of a vote मतलब आपकी कोई कीमत नहीं है। जहाँ डेमोक्रेसी में वोट को कुछ कीमत है, वहां पे आपकी कोई कीमत नहीं है अगर आप वोट नहीं कर सकते। और आपने जो इंटरप्रिटेशन दिया है वो मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आप अगर देखेंगे तो कायदे में भी ऐसे ही लिखा है, और आप थोड़ा सा सोचिए, अगर आप ऑफिशियल से बात करते रहोगे तो आपको बात करोगे तो आपको उनको ये भी समझाने की जरूरत है। जब ये अनसाउंड माइंड का कायदा किया था 1940s में, तब जो टर्म यूज किया गया था वो टर्म था मेंटल इलनेस के बारे में। द टर्म यूज्ड टू बी यूज्ड मेंटल इलनेस या फिर लूनेटिक की टर्म यूज की जाती थी। लेकिन ये जो कायदा है इतना ही पुराना है, लेकिन वहां पे टर्म क्या यूज किया? अनसाउंड माइंड। तो मतलब कुछ अलग है ना, अनसाउंड माइंड मेंटल इलनेस से अलग है। और मैं अभी उसके बारे में पूरी तरह 1 घंटे की बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैव अंडरस्टूड दैट। जैसे कि साउथ में, तमिलनाडु में
बहुत लोगों को उन्होंने एनरोल किया है जिनको मेंटल इलनेस हो या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हो। तो ये थोड़ा सा, और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि जब तक पीपल विथ मेंटल डिसेबिलिटीज शुड बी एनरोल्ड ऑन द इलेक्टोरल रोल। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी ये है। तो उनको एनरोल कर लेना ये महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आप एनरोल करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अनसाउंड माइंड इज नॉट अ स्टेट, अनसाउंड माइंड की डिक्लेरेशन लगती है। अगर कोई कहेगा कि आप अनसाउंड माइंड के हो, तो जो कह रहा है उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा एक लेटर कॉम्पिटेंट कोर्ट से कहते हुए कि इस कोर्ट ने आपको अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर किया हुआ है, और तब तक आप अनसाउंड माइंड के नहीं हो। दैट इज द लीगल स्टेटस। धन्यवाद सर। आपने एक ही धागे में मानसिक स्वास्थ्य के साथ डिसेबिलिटी से संबंधित बहुत सी जानकारियों और सामाजिक सोच और उनके तथ्यों को अच्छे से होकर हमारे साथ साझा किया है। वो अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये विषय बहुत बड़ा है जिस पर हमें मालूम है कि हमारे पास समय सीमित है, परंतु हम आशा करते हैं कि हम फिर से मिलेंगे। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आज के सत्र को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी दीपा पवार को। हम सबके अंदर आंतरिक शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। इसका यथार्थ उदाहरण स्वयं दीपा पवार जी हैं। वह अनुभूति ट्रस्ट की फाउंडर और डायरेक्टर हैं। वह लगभग 2 दशकों से सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। 14 वर्ष की आयु से ही उन्होंने बालिकाओं और महिलाओं के साथ काम करना शुरू किया और खुद अन्य सामाजिक मुद्दे जैसे कि लिंग से संबंधित स्वास्थ्य, अधिकार, नेतृत्व, विकास पर भी कार्य किया है। सामाजिक विकास के साथ साथ समुदायों में एक प्रशिक्षक और सलाहकार के रूप में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। वह यूसी बर्कलीज टेल हर स्टोरी प्रतियोगिता 2018 की सर्वोच्च विजेता रह चुकी हैं तथा CII फाउंडेशन वुमेन एग्जाम्पलर पुरस्कार से सम्मानित हैं। अपने विनम्र और शालीन स्वभाव से वह नए लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाती हैं और व्यक्तिगत रूप से उनका मुख्य क्षेत्र जिसमें वह विशेष रुचि रखती हैं वह है युवाओं का नेतृत्व। एक बार मैं फिर से स्वागत करना चाहूंगी दीपा पवार जी का। ओवर टू दीपा पवार जी। यस, सबको जिंदाबाद। काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद। मेरी आवाज थोड़ी सी आज अजीब आएगी तो माफ करना, अगर कुछ समझेगा नहीं तो आप पूछ लेना। मुझे जिस विषय के ऊपर बात करने के लिए कहा गया है वो डिसेबिलिटी के साथ साथ जुड़ी हुई और भी जो नजरिए है डिसेबिलिटी के सोसाइटी के अंदर, उसके बारे में जो है हम आज बात करेंगे। राइट? तो आप सुबह से सौमित्रा सर का लेक्चर सुन रहे हो, काफी अच्छा गया होगा। और मुझे अटेंड करने नहीं मिला क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत के बाद मैं ज्वाइन हो पाई हूँ। तो बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हुई है आपकी सुबह की, और उसको हम आगे लेके जाते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसे है, हमारी सोसाइटी का ढांचा कैसे है। मतलब दो से तीन विषयों को हम बहुत नजदीकी के साथ आज समझ लेते हैं कि जिस समाज के अंदर हम रहते हैं उसके कुछ अपने बने हुए ढांचे हैं। कभी वो ढांचे हमें समझ में आते हैं, पढ़ाई के साथ समझ में आते हैं, अनुभवों के साथ समझ में आते हैं, और कभी कभी वो ढांचे समझने के लिए हम थोड़े से कम भी साबित होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा आप सब मतलब इसी फील्ड के लोग हो और काफी अच्छे से जानते हो इस सारी चीजों को, तो मोटा मोटी आपको क्या समझ में आता है कि हमारे समाज के अंदर किस तरह के कुछ ढांचे जो है वो बने हुए हैं। तो सबसे पहला जो ढांचा है वो हमारे सामने इस तरह का आता है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसी एक व्यवस्था है जहाँ पे पुरुषों को एक स्तर जो है, पुरुषों का जो एक स्तर है वो एक उच्चतम लेवल पे दिखाई देता है, और औरतों का जो एक स्तर है वो कई बार हमेशा निम्न लेवल पे दिखाई देता है। उनको मिलने वाले व्यवहार हो, उनको मिलने वाली सर्विसेज हो, संस्कृति में, परंपराओं में, एजुकेशन में, आरोग्य की व्यवस्थाओं में औरतों से जुड़े हुए कोई भी मुद्दे हो, इसको कमतर देखने की या नकारने की एक व्यवस्था हमारे इर्द गिर्द है। उसको और अगर हम थोड़ा सा ये करेंगे तो आप में से साथी भी हमारे कह सकते हैं कि
किस किस तरह की एक उच्चतम और निम्नतम व्यवस्था, अगर हम कहें कि एक बढ़ोतरी की व्यवस्था, चढ़न की व्यवस्था और एक उतरन की व्यवस्था हमारे इर्द गिर्द है, तो वो कई सारे टपकों में है। तो आप देखेंगे वो भाषाओं के टपकों में है, वो धर्म के टपकों में है, वो प्रांत के टपकों में है, और वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया वो कास्ट हायरार्की में भी है। मतलब वो जाति व्यवस्था में भी हमारे आजू बाजू में जो है वो मौजूद है। अभी मेरे लिए यहाँ पे दो दो नजरिए डिसेबिलिटी को देखने के हैं। एक, डायरेक्ट जो डिसेबिलिटी है वो इन हर एक तबकों में किस तरह से दिखाई देती है। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि क्या डिसेबिलिटी ये संकल्पना भी क्या बस एक ही तरह और आइसोलेशन में आने वाली है, तो नहीं। डिसेबिलिटी की संकल्पना, फिर वो मेंटल डिसेबिलिटी की बात हो, वो फिजिकल डिसेबिलिटी की बात हो, वो अपनी पहचानों के साथ अपनी गंभीरता और अपने सवालों की जो जड़ें है वो अलग अलग लेके आती है। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल दे सकती हूँ कि मानिए कि कोई एक पर्सन है जो अपने डिसेबिलिटी के साथ अपने एक बेहतरीन फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ की जिंदगी जी रहा है, जो जाति व्यवस्था की भी एक उच्चतम तबके में आता हो, तो जो इस तरह के धर्म में अपनी आइडेंटिटी रखता हो, जो भारत में एक्सेप्टेड है, भारत में स्वीकृत है। ओके, भारत में उस धर्म को लेकर कई सारी जो चीजें हैं वो गलत नहीं कही जाएगी। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो व्यक्ति कुछ कुछ मिनिमम रिसोर्सेस तक पहुंच पाए, वो अपने विकास के कुछ साधनों तक पहुंच पाए। लेकिन जब हम समाज की उतरन की व्यवस्था के नीचे नीचे चले जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जो है वो किसी अर्बन स्लम में रहता है, उसके पास नौकरी नहीं है, ठीक है, और फाइनेंशियल सपोर्ट हो, नौकरी हो, जाति व्यवस्था और कई और प्रांत से, जैसे यूपी बिहार से आया हो, तो आपको पता है कि जैसे अगर महाराष्ट्र की बात करें तो एक यूपी बिहार से आने वाले इंसान को महाराष्ट्र में किस तरह से जो है व्यवहार मिल सकते हैं। तो हमारी हमारे आसपास इस तरह की व्यवस्थाएं मौजूद है, जिनकी अपनी अपनी ट्रेनिंग सेंटर और पाठशालाएं चलती है, जिसके अपने अपने बिहेवियर पैटर्न्स चलते हैं। किस तरह से किस इंसान को व्यवहार देना है, उस तरह की रणनीतियां हमारे समाज में इर्द गिर्द मौजूद है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी, जिस तरह से सौमित्रा सर बात कर रहे थे, उसी तरह मेंटल हेल्थ की बात जब हम भी करते हैं तब हम उसे मेंटल जस्टिस कहते हैं। क्यों मेंटल जस्टिस कहते हैं? क्योंकि किसी भी व्यक्ति का, जैसे उन्होंने एंड में बहुत ही बेहतर किया बोला कि हम व्यक्ति की मानसिक अवधारणाएं या मानसिक समझ की, मानसिक समस्याओं का जो भी जिम्मेदारी है वो उस व्यक्ति पे इंडिविजुअली डाल देते हैं कि आप जिम्मेदार हो। लेकिन आपको अगर मैं एग्जांपल दूं कोई भी एक, कि क्या सच में हमारे किसी भी प्रॉब्लम के लिए सिर्फ हम जिम्मेदार हैं? जैसे किसी इंसान को स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, किसी बच्ची को, और अगर हम उसके ऊपर एक छोटा सा स्टडी करें कि हमने 15 से 20 लड़कियों के ऊपर स्टडी किया, 15 से 20 लड़कियों में से 2 लड़कियां स्कूल में समय पे आ रही है और 13 से 11 लड़कियां जो है वो स्कूल में लेट आ रही है, तो आपको वो उसके पीछे कारण मिल सकते हैं कि उसमें से कुछ लड़कियां जो है वो सार्वजनिक नल पे से पानी भरती है, कुछ लड़कियां जो है घर में छोटे बच्चों को संभालती है, कुछ लड़कियां जो है वो रात में बहुत देरी से सोती है क्योंकि उनके पापा जो है एडिक्ट है, घर में कुछ पी के आते हैं और उनको रात को सोने के लिए देर होती है, कुछ लड़कियों का न्यूट्रिशन लेवल कम है इसलिए वो कोप अप नहीं कर पाती है, राइट। तो अगर हम इस तरह के कुछ संशोधन करें तो हमें समझ में आएगा कि उनके जो कारण है, उनकी जड़ें एक सोशल हायरार्की और एक सोशल सिस्टम के अंदर छुपी हुई है। उसी तरह से जब मैं डिसेबिलिटी को देखती हूँ और डिसेबिलिटी के साथ कुछ हद तक हमारा काम भी चलता है, और इस पैंडेमिक के दौरान हमने काफी नजदीकी के साथ काम किया जहाँ पे हमने डिसेबिलिटी की कम्युनिटी के पास रिलीफ वर्क पहुंचाना हो, ऑनलाइन ट्रांसफर करना हो, काउंसलिंग करना हो, ये सारी चीजें की। तो बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस भी हमारे रहे कि एक कॉमन कम्युनिटी जिनके जॉब चले गए हैं, जॉब क्राइसिस है, राइट, वो भी स्ट्रेस में है, एक अलग तरीके की स्ट्रेस में है, उनको तकलीफ है कि दीदी जॉब गए, हम फिर से कैसे जाएंगे। लेकिन एक डिसेबिलिटी कम्युनिटी जिन्होंने पैंडेमिक के पहले बहुत स्ट्रगल के साथ जो है वो जॉब मिले थे, उनके बीच में डिस्ट्रेस है क्योंकि जॉब मिलेगा कि नहीं,
या हम जॉब को लग पाएंगे कि नहीं, इस तरह की कुछ चीजें वहां पे है। आपका काफी सारा जो काम है वो बच्चों के साथ भी चलता है। और चाइल्ड एक इस तरह की कम्युनिटी है जिसको समझने में सोसाइटी और खासकर भारत का कॉन्टेक्स्ट हमेशा कम पड़ा है। हमारे यहाँ पे बच्चों को डिग्निटी होती है, बच्चों को अस्मिता होती है, बच्चों को प्रतिष्ठा होती है, ये देखने का तरीका ही नहीं है। आप देखिए हमारे घर में कभी भी मेहमान आते हैं, हम मेहमानों के सामने बच्चों को डांट देते हैं, हमें कॉमन लगता है। हमें नहीं लगता है कि बच्चों को डिग्निटी है, उनको चार लोगों के सामने नहीं डांटना चाहिए। इनडायरेक्टली बच्चों को सिखानी चाहिए कई सारी चीजें, लेकिन इंटरनल होम, आपको पता है कि पैंडेमिक के अंदर चाइल्ड लाइन पे करीबन 92,000 बच्चों ने चाइल्ड अब्यूज के केसेस दर्ज किए हैं। 92,000 बच्चों ने। तो हमारे सामने एक चिंता का विषय ये है कि क्या बच्चे घर जैसे सिस्टम के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर सेफ है। और जब हम उन बच्चों की बात करें जो जो अपनी डिसेबिलिटी की आइडेंटिटी बताते हैं, कुछ सालों पहले मैं डिसेबिलिटी के बच्चों के साथ जब सेशन लेती थी, तब वहाँ के टीचर जो बोलते थे कि हमें इस सेशन में होना बहुत ज्यादा जरूरी। हम काफी ओपन चर्चा करते हैं क्योंकि आपने एक अच्छा मंच दिया है हमारे एक्सपीरियंस रखने के लिए। एक थर्ड व्यू से हम अगर उसको देख पाए, तो वहाँ के टीचर्स हमें हमेशा बोलते थे कि जब आप बच्चों के साथ सेशन लो, वो एक चाइल्ड केयर होम था, तो टीचर्स का होना जरूरी है। और हमने काफी स्ट्रेटेजी के साथ और काफी निगोशिएट करके प्यार से उन्हें बोला कि बच्चे ओपन अप नहीं होंगे आपके साथ। अगर हम सेशन ले तो बच्चों को ओपन होने के लिए कुछ जरिया होना चाहिए, कुछ प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। उस सेशन के दौरान बच्चों ने अपने कुछ नजदीकी एक्सपीरियंस शेयर किए कि उसी स्कूल के अंदर उनके डिसेबिलिटी के आइडेंटिटी के ऊपर किस तरह से व्यंग्य निर्माण किया जाता है, जैसे किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से टॉन्ट किया जाता है, किस तरह से एक अजीब अनडिग्निफाइड एटीट्यूड जो है वो बच्चों को दिया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हम समता की और समानता की, इक्वालिटी की बात करें और वो इर्द गिर्द हो, क्योंकि हमारा इतना ज्यादा सोशलाइजेशन हुआ है कि हमने दो चीजें की है। एक, जिनकी एक्चुअल डिसेबिलिटी की आइडेंटिटी है उनको कभी कभी पाप पुण्य के आधार पर, मतलब आप कुछ अलग तरीके से पैदा हुए हो या आप कुछ अलग तरीके से अपनी फिजिकल मेंटल आइडेंटिटी रखते हो, तो ये आपके पाप पुण्य से आने वाली चीजें हैं, राइट। कई बार बोला जाता है इस तरह की चीजें हमारे पास है कि कुछ पाप किया होगा तब इस तरह से कुछ चीजें हुई होगी। तो पाप पुण्य के ढांचे पर हम इसको अलग करते हैं, प्रोडक्टिविटी के बेस पर हम अलग करते हैं कि आप उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, और हम इंटेलेक्चुअल प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी हम उसको अलग करते हैं। तो ये हुई डायरेक्ट डिसेबिलिटी की बात, जहाँ पे हमने एक्चुअल एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस नाकारते हैं। हम पार्टिसिपेशन, कभी कभी हो सकता है कि हम टोकनिस्ट पार्टिसिपेशन भी दे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के बजाय। और हम ऐसे समझते हैं, आप और मैं नहीं समझे, शायद हम थोड़ी बहुत पढ़ाई और लिखाई से आगे आए हैं, कुछ एक्सपीरियंस से आगे आए हैं, लेकिन एक उतरण की व्यवस्था जो समझती है वो बहुत ही गलत चीज समझती है कि लीडरशिप, नेतृत्व के अलग अलग परिमाणों पे डिसेबिलिटी की जो पहचान रखने वाले लोग हैं वो अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे, या वो उस तरह के कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे, उस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे। ये एक चीज हुई। दूसरी एक चीज मैं देखती हूँ कि जरूरी नहीं है कि सोसाइटी की कुछ कम्युनिटी डायरेक्ट फिजिकली या मेंटल डिसेबल हो। सोसाइटी के अलग अलग ढांचे जो एक पेट्रियार्कल सिस्टम से आते हैं, जो कभी कभी एक पुरुष प्रधानता से आते हैं, और वो हमेशा एक गैर बराबरी, जिसे हम कहे, जिसे हमेशा लेयर ऑफ सोसाइटी चाहिए, वो हमें टुकड़ों में बांटते हैं। कभी हम औरत करके आएंगे तो वो हमें सवाल पूछेंगे, आप कौन से रीजन से आते हो। अगर हम कहें हम महाराष्ट्र से है तो हमें थोड़ा महाराष्ट्र में प्रिविलेज मिल जाता है। अगर हम कहें उत्तर प्रदेश, लखनऊ, बिहार, झारखंड से है तो भाई आप तो अमराठी हो। आप अमराठी हो तो आप कौन से धर्म से आते हो। हम अगर कहें कि हम हिंदू है तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में एक थोड़ी बहुत मान्यताएं ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन हम कहें कि हम और माइनॉरिटी से आते हैं तो देखने के नजरिए बन जाएंगे। आप कौन से कलर को प्रेजेंट करते हो, आप ब्लैक कलर को प्रेजेंट करते हो, जबकि भारत ये ब्लैक मतलब ऑलमोस्ट कृष्ण वर्णीय कहा जाता है। आप ब्लैक कलर को प्रेजेंट करते हो या आप गोरे हो, तो आपको मिलने वाली जो चीजें है वो अलग होगी।
और इसके साथ मार्केट भी जुड़ा हुआ है, मार्केट भी उसको प्रमोट करता रहेगा कई सारे चीजों को। तो मैं मेरी कम्युनिटी के बारे में अगर थोड़ा सा यहाँ पे बोलूं कि जिस तरह से हमारे साथी ने बोला कि कुछ कम्युनिटीज को इस उतरण ने, मतलब एक उतार चढ़ाव की व्यवस्था ने डिसेबल करके रखा है। वो डिसेबल नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि वो खुद किसी डिसेबिलिटी को महसूस करते हैं, लेकिन उनको डिसेबिलिटी परोसी गई है। फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी जिस तरह से भी सामाजिक चीजों से जुड़ी हुई है और एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट उसके अंदर आता है, उसी तरह से सोशल डिसेबिलिटी भी जुड़ी हुई है। जैसे किसी के घर में डायरेक्ट पानी आना और किसी के घर के बच्चों को पानी भरने के लिए बच्चे ड्रॉप आउट होना। आपको पता है कि ठाणे रायगढ़ के यहाँ पे इतने हिली स्टेशन पे पानी नहीं जाता है, तो औरतों के सर के बाल जो है वो निकल गया है पानी भरने के लिए। तो जो अपने बेसिक फंडामेंटल राइट है, फिर पानी हो, एजुकेशन हो, सेहत हो, मेंटल सेहत हो, फिजिकल सेहत हो, पार्टिसिपेशन हो, किसी भी तरह के अधिकार हो, उसको पाने के लिए जो एक झगड़ा या एक जो जंग चढ़ पड़ती है, उसकी रफ्तारें या उसकी स्पर्धाएं बहुत अलग अलग है। तो हम कई बार कहते हैं कि ये विकर सेक्शन है, मुझे लगता है कि सेक्शन विकर नहीं है। मतलब हम कई बार औरतों को विकर सेक्शन कहते हैं, या जाति व्यवस्था की निचले तबकों में आने वाले लोगों को विकर सेक्शन कहते हैं। ये विकर सेक्शन नहीं है, समाज के ढांचे वीक है या समाज के हथकंडे वीक है, जो कुछ सेक्शंस को विकर करने के लिए बरकरार अपनी रणनीति रखते हैं। हम कहते हैं कि घटक दुर्बल है, मतलब कुछ घटक दुर्बल है, वो कमजोर घटक है। क्या वाकई में ये घटक कमजोर है? तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूंगी कि मैं जिस कम्युनिटी से आती हूँ वो नोमैडिक ट्राइब कम्युनिटी है। मतलब ऐसे ऐसे कहा जाता है कि हमारी जो कम्युनिटी के लोग थे वो 80s के शतकों में अंग्रेजों के खिलाफ गुप्तहेर करके काम करते थे, यहाँ के क्रांतिकारियों को सपोर्ट करते थे, अंदर की जानकारियां देते थे और बहुत ही स्किल पर्सन होते थे। अगर मैं एग्जांपल दूं कि जैसे बंदर वाले, सांप का खेल दिखाने वाले, मदारी, लोहे के हथियार बनाने वाले, हाथों के ऊपर टैटू बनाने वाले। अगर आपने कभी देखा होगा कि मेले में औरतें हाथों के ऊपर टैटू बनाती हैं, 5 रुपया 10 रुपया लेती है। कभी हमारे घर में पुराने कपड़े देकर या लेकर बर्तन देने वाली कम्युनिटी, रस्सी पे खेल दिखाने वाली कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी बहुत ही स्किल, जिनके पास एक एक तरह के कौशल्य है, जो साइन लैंग्वेज जानते हैं। नोमैडिक ट्राइब ये ट्राइब से थोड़े इसलिए अलग है क्योंकि 1871 में अंग्रेजों ने इनको क्रिमिनलाइज्ड कर दिया, क्योंकि हम उनके अगेंस्ट बातें करते थे, हम उनके अगेंस्ट अपने जो है वो गुप्त है और अपनी कलाएं क्रांतिकारकों को देते थे, आवाज उठाते थे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी की आइडेंटिटी रखते थे। अंग्रेजों ने इनको क्रिमिनलाइज्ड कर दिया और फोर्सफुली माइग्रेशन ला दिया कि आप एक जगह पे नहीं रहोगे, आप दूसरी जगह पे जाओगे तो वहां पे आप क्या करोगे, आप पुलिस स्टेशन में जाके आप आपका अटेंडेंस दोगे। डिटेंशन कैंप जिसको हम कहते हैं वो बना दिए गए क्योंकि इनका लेबर फोर्स वो अच्छे से यूज कर सके। तो देखिए जो कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ उस वक्त सबसे पहले ऑलमोस्ट मतलब 80s के दशकों में, जब बाकी कम्युनिटीज को पता भी नहीं चल रहा था कि हम फ्रीडम खो रहे हैं, हम पारतंत्र में हैं, तब इस तरह के आदिवासियों को वो सबसे पहले पता चल रहा था। अब कई बार आदिवासियों को बैकवर्ड वगैरह भी कहते हैं, लेकिन आदिवासियों को पहले पता चल रहा था। तो जो आदिवासियों को फोर्सफुली माइग्रेट किया गया, उनके ऊपर माइग्रेटरी एटीट्यूड लादा गया, वो कम्युनिटीज में से हम हैं। तो कितने जो है वो भारी भक्कम रहे होंगे भाषाओं से, पहनावों से, कौशल्य से, राइट। तो कहाँ से कमजोर हुए? कमजोर कहीं से भी नहीं थे। कमजोर कराने के लिए वर्गवाद की जो व्यवस्था थी, हम कहें जो एक कैपिटलिस्ट व्यवस्था चलती है, वो काफी भारी भक्कम थी। और उन्होंने मतलब अंग्रेज थे यहाँ पे, अंग्रेजों की जो वर्गवाद की व्यवस्था थी वो बहुत भारी भक्कम थी। और उन्होंने लादे गए जो नियम थे, जो एक तरह के जिसे हम कहते हैं कि आइसोलेट करना, डिस्क्रिमिनेट करना, एक्सप्लॉइट करना, ये शब्द छोटे छोटे लगते होंगे, लेकिन ये सारे शब्दों से इंडिविजुअल और कम्युनिटी जो है वो जिसे हम कहे कि बर्बाद हो जाती है। सुनने में छोटे शब्द लगते हैं, लेकिन आप और हम बिल्कुल जानते हैं कि ये शब्द जिनके इर्द गिर्द रहेंगे वो बर्बाद मतलब वो अपनी जिंदगी जिंदगी जीने के विकास के साधन, संसाधन के साधन खो देते हैं।
वो उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसी तरह से इन कम्युनिटी के साथ भी हुआ है। तो वीकर सेक्शंस, डिसेबल सेक्शंस बनाए जाते हैं एक तरीके से, जो सोशल डिसेबिलिटी से हमें रूबरू करवाते हैं। हम देखते हैं कि जैसे पैंडेमिक का भी अगर हम उदाहरण ले, तो कुछ लोगों के लिए लॉकडाउन पैंडेमिक सिर्फ एक पैंडेमिक और लॉकडाउन था, राइट? लेकिन कुछ लोगों के लिए वो जीने मरने का सवाल था। कुछ लोगों के लिए ये सवाल था कि अरे हम कैसे प्रिपेयर करें, हम लॉकडाउन में किस तरह से प्रिपेयर करें, हम सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस किस तरह से और समझे, कोरोना की जानकारी और कैसे ले। और कुछ लोगों के लिए एक सवाल था जिनका राशन का कल्चर नहीं है, जिनका असेट का कल्चर नहीं है, जो डेली वेजेस पे जीते हैं, जो इंडिविजुअल खेल दिखाते हैं जैसे सांप वाले बंदल वाले, वो कहाँ से जीते होंगे। तो रिलीफ वर्क के दौरान हमने देखा कि ये जब कोई भी इमरजेंसी आती है तो देखिए उन्होंने भी एक तरह की सोशल डिसेबिलिटी जो है वो परोसी है। कुछ कम्युनिटी को बस एक तरह का स्ट्रेस दिया है, कुछ कम्युनिटी को डिस्ट्रेस किया है, और कुछ कम्युनिटी को एक्सट्रीम पैनिक में डाला है, राइट? तो ऐसे नहीं है कि हर जगह पे सेम सिचुएशन है। सिचुएशन तकलीफ की होती है, फिर वो इमरजेंसी हो, वो किसी भी तरह का पैनिक सिचुएशन हो, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो होती है, उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो गंभीरता है, वो अपने रूप ले लेकर वो अलग से आती है। और जब फिर हम डिसेबिलिटी को देखते हैं तो मुझे लगता है कि ग्रास रूट डिसेबिलिटी कम्युनिटी को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारे कम्युनिटी में कुछ लोग आते हैं, एक हमारी ताई है, उनकी उम्र जो है वो करीबन 55 to 60 है, और दोनों पैरों से वो चल नहीं सकते हैं, उनके घर में कोई भी नहीं है। तो वो हमेशा बोलते हैं कि मुझे आप किस डे केयर में रखोगे। कई बार हम डे केयर ढूंढने की कोशिश भी करते हैं और जल्दी उनकी कुछ चीजें हम कर देंगे, लेकिन आप समझिए कि जब घर में कोई नहीं है, आप पहले डोमेस्टिक वर्कर का, किसी के और के घर में काम करने का काम करते थे, आपके घर को थोड़ा बहुत रेंट है, और जीने के साधन जब कम हो जाते हैं, जीने की उपजीविका के साधन कम हो जाते हैं, तब इंसान डिसेबिलिटी, एक डायरेक्ट डिसेबिलिटी आइडेंटिटी के साथ, जो आपको शारीरिक रूप पे, मानसिक रूप पे एक तरह की तकलीफ की कंडीशन में डालती है। आ, समाज की मुख्य प्रवाह जो हम मेन स्ट्रीम कहते हैं, उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है ना, वो बहुत भागती है, वो अपने साथ किसी को लेगी नहीं लेगी ये वो तय करेगी। तो ये समाज की मुख्य रफ्तार में आने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, संसाधनों की जरूरत होती है, और जिनके पास वो संसाधन है, वो ताकत है, वो नॉलेज है, वो कैपेसिटी है, वो कनेक्शंस है, वो कोलेब्रेशंस है, वो शायद डिसेबिलिटी आइडेंटिटी के साथ इस रफ्तार में अपने आप को कुछ ला पाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे बड़ी कम्युनिटीज है जो डायरेक्ट फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी के साथ जो है, बस मैं देख रही हूँ टाइम कितना हुआ है, अ, वो रफ्तार से दूर रहती है। और जब दूर रहती है तो क्या होता है, मेरे नजरिए से क्या होता है, मैं आपको ब्रीफ में बोलती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट एक होता है कि वो अपने ह्यूमन राइट्स एक्सेस करने के अंदर उनको दिक्कतें आती है, और सोसाइटी करके अलग अलग उतरण इतनी सेंसिटिव नहीं है कि वो लोगों को ह्यूमन राइट जाके दे, उनके मानव अधिकार जाके उन तक पहुंचाए। तो अपने वो मानव अधिकारों की परिभाषाओं की उपलब्धि तक जाने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, और सिर्फ एक्सेस करना नहीं है ना, उसके साथ अपना विकास करना भी है, एक तरह का अपना स्व विश्वास, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना भी है, एज सिटीजन करके, नागरिक करके एक मुख्य प्रभाव में आना भी है। तो वहां पे बड़ी दिक्कतें आती है। दूसरी जो चीज होती है वो मुझे लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप बोले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 2 लाइन कहता है कि इस देश के अंदर लिंग के आधार पर, प्रांत के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन, भेदभाव, छल कपट, गैर बराबरी नहीं हो सकती है। जो मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, आई एम कमिटेड, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं कमिटेड हूँ। लेकिन जब ग्राउंड में जाते हैं तो सच्चाई कुछ अलग है। जब डिसेबिलिटी की आइडेंटिटी एक कलर के साथ आती है, एक प्रांत की आइडेंटिटी के साथ आती है, एक जाति की आइडेंटिटी के साथ आती है, धर्म की निम्नतम आइडेंटिटी के साथ आती है, तो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन जो है वो सहना पड़ता है। एक हमारे यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है।
जो मैं मानती हूँ कि कई मामलों में सही भी है, डॉक्यूमेंटेशन सही होने चाहिए वैलिडेशन के लिए, लेकिन उसके प्रोसेस बहुत ही आसान होनी चाहिए जहाँ पे लोग उसको एक्सेस कर पाए। डॉक्यूमेंटेशन ये कोई काले पानी की शिक्षा नहीं होनी चाहिए कि वहां जाते जाते लोग अपने आइडेंटिटी प्रूफ करते 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 थक जाए। डॉक्यूमेंटेशन एक सहूलियत की प्रक्रिया होनी चाहिए। जो इस देश में पैदा हुआ है वो सहूलियत के साथ उसको आसानी से पा ले। लेकिन आई डोंट नो आपका क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन हमारा ऐसा एक्सपीरियंस है कि डॉक्यूमेंट पाने की जो एक फिर वो डिसेबिलिटी के आईडी कार्ड हो, वो नोमैडिक ट्राइब पीपल, तो मैंने जैसे कहा कि माइग्रेटरी एटीट्यूड के साथ जीते हैं, तो हमारे बहुत बड़े कम्युनिटी के जो है वो डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं होते हैं। आप कहे तो एक सिंपल आधार कार्ड भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही मिनिमम रिसोर्सेस के साथ हम माइग्रेट करते हैं, बहुत ही मिनिमम रिसोर्सेस के साथ। मेरा नेटवर्क थोड़ा सा कम है, तो मैं बस अपना वीडियो बंद करती हूँ और फिर आपके सवाल लेती हूँ। तो सॉरी, तो काफी मिनिमम रिसोर्सेस के साथ जो है हम वो माइग्रेट करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन हो, वहाँ पे हमने देखा है कि हम जिस कम्युनिटी में काम करते हैं वहाँ पे लोगों को बहुत तकलीफ आती है कई सारे अपने आईडी कार्ड्स और सारे ये निकालने के लिए। तो आप प्लीज ऐसी गलतफहमी मत लीजिए कि दीदी या दीपा आप क्या बोल रहे हो, आप आए हो तब से बस यही बोल रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं है। लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि हमारे साथी ने मेरी पहचान जो करवाई है, उन्होंने शुरुआत में ही बोला कि मैं किस कम्युनिटी से अपनी पहचान रखती हूँ। तो मैं इस कम्युनिटी से अपनी पहचान रखती हूँ जो नोमैडिक ट्राइब है। मेरा अभी तक की पूरी जिंदगी जो है वो अर्बन स्लम में गई है और अभी मैं रूरल स्लम में रहती हूँ। वाईफाई और सारे कनेक्शन के लिए मुझे थोड़ा बाहर आके जो है वो सर्विसेज लेनी पड़ती है। तो आई एम पार्ट ऑफ वो कम्युनिटी जो रिसोर्सलेस है, जो पावरलेस है, जो जमीन के मालकाना हक नहीं रखती है, जिनको पानी भरने के लिए घंटों घंटों नल के ऊपर खड़े रहना पड़ता है। तो क्या एक थॉट प्रोसेस हम जैसे आप कर रहे हो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि डिसेबिलिटी को बहुत ज्यादा एस्पेक्ट के साथ जोड़ते हुए उसकी एक विश्लेषण और विस्तृत परिभाषा क्या है उसके बारे में अपनी समझ बनाना, ये आप बहुत ही बेहतर कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे, शायद मेरे पास 2 से 3 मिनट होंगे, मैं यहाँ पे रुकूंगी, फिर आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। कि मैं बस एक रिपीट करूंगी कि मेरे लिए डिसेबिलिटी की परिभाषा के अंदर 2 चीजें आती है। एक, जो डिसेबिलिटी आपके नजरों को, आपके अनुभवों को दिखाई देती है, तो वो फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, एक मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है जो ऑलरेडी एक्सट्रीम दिक्कत में है। और इस तरह की कम्युनिटी, इस तरह की पर्सनैलिटीज, व्यक्तिमत्व अगर अपनी अलग अलग और माइनस के आइडेंटिटी रखते हैं, जैसे वो समाज की मान्यताओं में न आने वाली पहचाने रखते हैं, तो उनकी तकलीफें बढ़ती है, बढ़ सकती है और उनके चैलेंजेस जो है वो बढ़ते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स के, विमेन राइट्स के पर्सपेक्टिव को हासिल करने के लिए उनको दिक्कतें आ सकती है। दूसरी मैंने एक बात जो बोली है वो बोली है कि यहाँ पे वो ज्यादा बात बोलने के लिए स्कोप नहीं है मुझे, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक सोशल डिसेबिलिटी का एंगल है जहाँ पे समाज के उतरन ने किसी किसी सेक्शंस को, जैसे अगर हम सेक्स वर्कर की बात करें, मतलब अब देह विक्रय करने वाली कम्युनिटीज की बात करें, तो वो कितने एक्सेप्टेबल है, और मानिए उनके अंदर अगर डिसेबिलिटी होगी तो कितनी सर्विसेज जल्दी मिलेगी। और दूसरा है कि सेक्स वर्कर जो ऑलरेडी एक ऐसी कम्युनिटी है जिनको हम अंदर नहीं लेना चाहते हैं, या इस तरह के कई सारे कम्युनिटीज है जो स्टिग्मेटाइज है, टैबू है, या कहे कि कुछ कम्युनिटीज ऐसे है जैसे नोमैडिक ट्राइब है जो टैबू एज सच नहीं है, स्टिग्मेटाइज नहीं है, लेकिन क्रिमिनलाइज्ड है हमारे ऊपर। मतलब हमारी कुछ कम्युनिटी है, पारदी कम्युनिटी, अगर आपको पता हो तो देखेंगे तो उसको चोर लुटेरे की नजरों से देखा जाएगा। कभी भी कुछ क्राइम होगा तो हमारे कम्युनिटी को आके पूछेंगे कि भाई आप थे क्या उसके अंदर। तो मिलने वाला अनडिग्निफाइड जो एटीट्यूड है वो मैंने कई सारे शब्द पहले से बोले हैं, वो सोसाइटी के एक वीकर सेक्शंस को पैदा करते हैं। वो समाज के एक निग्लेक्टेड कम्युनिटी को निर्माण करते हैं, दुर्बल कम्युनिटी को जो है वो निर्माण करते हैं। डिसेबिलिटी अपने आप में कभी कमजोर नहीं होती, ये आप और मैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिर वो फिजिकली हो और मेंटली हो, वो
ऑलमोस्ट जो है वो हम जैसे ही कारागिर साबित हो सकती है, हम जैसे ही कर्तृत्ववान साबित हो सकती है, लेकिन बात वहां पे आके रुक जाती है। लास्ट 30 सेकेंड में लेती हूँ कि हमारे इर्द गिर्द जो सटल ढांचे है, सटल ढांचे जो एजुकेशन में भी आते हैं, जो हेल्थ में आते हैं, हमारे टॉयलेट्स में आते हैं। हमारे यहाँ पे कितने ऐसे टॉयलेट्स है, पेन यूज के हो या मॉल के हो, जो डिसेबिलिटी पर्सन यूज कर पाए, वो डिसेबल फ्रेंडली हो, राइट। तो वो ढांचे, वो सर से आने वाला आइडिया क्या है, उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड है। और वो आइडिया अगर सोसाइटी के उतरण की मान्यताएं देता है, उतार चढ़ाव की व्यवस्था की अगर मान्यता देता है, तो फिर बात दिक्कत की हो जाती है। मैं यहाँ पे रुकती हूँ। हो सकता है कि आप कुछ चीजों में मेरे से असहमत भी हो, कोई बात नहीं है, या कुछ चीजों में मेरे से सहमत भी हो। अगर कुछ चीजें और विस्तृत जाननी है तो उसके लिए आधा घंटा बिल्कुल भी इनफ नहीं है। हम एक पेट्रियार्कल, एक पावरफुल सत्ता संघर्षों पे आधारित सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो उसको साझा करने के लिए बहुत आपसी टकराव की जरूरत है, आपसी वैचारिक टकराव की जरूरत है, जहाँ पे हम बैठे, समझे और उसके ऊपर काफी सारी चर्चा करें। अगर ऐसा कभी मौका आता है तो हम जरूर करेंगे। धन्यवाद दीपा जी, आप हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं और समाज का वास्तविक चित्र और तथ्यों को आपने हमारे साथ अपने अनुभवों का उदाहरण के साथ हमारे साथ साझा किया है और किस प्रकार हमें जागरूक रहना है इससे अवगत कराया है। क्योंकि बहुत बार सामान्य जीवन में व्यतीत करते हुए बहुत बार ऐसा है कि हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता जितनी चीजों को आपने हमारे सामने रखा है। तो हम आशा करते हैं कि भविष्य में जो भी आपने हमारे साथ इतना सब कुछ साझा किया है वो आगे हमारे लिए लाभप्रद होगा और शायद हम इसको आगे